हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यूपी बोर्ड ने अपना डेट शीट रिलीज कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। क्लास 10th एंड क्लास 12 की जो डेट शीट है वो हम लोगों ने अपलोड कर दिया। आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फेब के एंड से आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है और मई के मिड में जाके आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो एंड होने वाला है। तो इसका मतलब फेब के एंड से एग्जाम स्टार्ट हो रहे तो आपके पास कितने महीने बचे हुए हैं? आपके पास महीने बचे हुए हैं दिसंबर और जनवरी का 2 महीना बचा हुआ है। और उधर फेब में आप लगा लीजिए 10 से 12 दिन आपको फेब में मिलेगा। तो आप कुल मिला के ये अपना माइंडसेट लेके चलिए बेटा कि हमारे पास केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, जनवरी और दिसंबर। और इन 2 महीने का जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से हम इन दोनों महीनों को यूटिलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, सारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारा अगर मेहनत करते हैं आप इन 2 महीने में तो डेफिनेटली आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 95 प्लस आप गारंटी से लेके आओगे और ये मेरी गारंटी है। तो 95% लाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में एमसीक्यूज भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं, डेफिनेशंस भी आते हैं, सब कुछ आता है। ठीक, तो हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं। चाहे वो आपका डेरिवेशंस का वीडियो हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल्स का वीडियो हो, चाहे वो आपका एमसीक्यूज का वीडियो हो। देखो पूरे बुक में से, बुक फर्स्ट एंड सेकंड में से, जो आपका बुक फर्स्ट एंड सेकंड है बेटा, इन दोनों बुक में से हम आप लोगों के लिए लेके आए बेटा 175 प्लस एमसीक्यूज। 175 प्लस एमसीक्यूज का ये पार्ट नंबर 3 है बेटा। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाओ चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट को विजिट करो। उसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मिल जाएगा। उन वीडियोस को देखिए, उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए बेटा। अगर आपने 175 एमसीक्यूज कर लिए फिजिक्स में तो इसके बाहर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी है आप अगर इतना पढ़ लेते हैं बेटा 100% इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो मिलता रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो लोग भी देखते रहे। तो इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें और इसी तरीके के वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस आपको मिले टाइम टू टाइम, तो इसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा बेटा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो देख लीजिएगा बेटा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था सेकंड पार्ट में। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स है आज हम इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और जो है आपका ड्यूअल नेचर। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर बेटा, इन 3 चैप्टर्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। करीब 50 एमसीक्यूज कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर ले। ठीक, बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चंस बचेगा वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम किसके लिए है ये आपको बताना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बेटा। नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। नीला पीला हरा लाल, ओहो मेरे नीला पीला हरा लाल। बताओ भैया इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? इस किस कलर के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगा? तो इसके लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर सूत्र। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है भाई? 1/f इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, तो अगर हम यहां पे मोटा मोटा बात करें तो 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। ठीक, या मोटा मोटा अगर हम बात करें तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू माइनस 1। मीन्स
जितना ज्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा उसका फोकल लेंथ होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लाइट के लिए, किस कलर के लिए कम होता है? तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, आपको पता है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मोटा मोटा अगर रिलेशन निकालें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा भाई, लैम्डा हो जाएगा। एफ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसका मतलब जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। और इन सभी कलर में जो लाल कलर होता है बेटा, इस लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए रेड कलर के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिकतम किसके लिए होगा भाई, वो रेड कलर के लिए होगा, लाल प्रकाश के लिए होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बात करते हैं। यदि संघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा। देखो क्या कह रहे हैं, संघन माध्यम में आपतन कोण और क्रांतिक कोण के बराबर है। आपतन कोण जो है आई जो है वो किसके बराबर है भाई, आई जो है वो आईसी के बराबर है। क्रांतिक कोण के बराबर है तो आपको बताना है आपतन कोण का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा TIR बेस्ड क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपने रे ऑप्टिक्स का वन शॉट वीडियो नहीं देखा बेटा, रे ऑप्टिक्स का अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल पे विजिट करो। वन शॉट वीडियो हमने रे ऑप्टिक्स का भी अपलोड कर दिया, हमने वेव ऑप्टिक्स का भी अपलोड कर दिया, डुअल नेचर का भी अपलोड हो चुका है, एटम और न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर बचा हुआ है, जिसका वीडियो भी आपको तुरंत कुछ दिन में मिल जाएगा, 2-4 दिन में उसका वन शॉट भी हम अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। तो I इज इक्वल टू IC, ओहो भाई बहुत सुंदर। तो R कितना होगा, तो आपको पता है I जब IC के बराबर होता है तो R कितना होता है भाई, R होता है आपका 90 डिग्री। R कितना होता है भाई, 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि विरल तथा संघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 तथा V2 हो तथा संघन माध्यम में क्रांतिक कोण, तब क्या होगा। संघन माध्यम में आपको क्रांतिक कोण का मान बताना है। यहाँ पे ये 3 रिलेशंस आपके पास दे रखा है। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं बेटा आपको, क्रांतिक कोण हमेशा साइन के साथ रिलेट करता है। किसके साथ रिलेट करता है भाई, साइन के साथ। तो ये तो 10 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि स्नेल्स लॉ जब हम यूज करेंगे यहाँ पे तो स्नेल्स लॉ किससे रिलेट करता है, वो साइन से रिलेट करता है। तो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन में केवल साइन है, बाकी सब tan cos और cos के फॉर्म में है, तो ये कट जाएंगे, तो ऊपर वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका म्यू, तो म्यू हो जाएगा भाई V1 बाई V2 और दैट इज इक्वल टू 1/sin IC। ये किसके बराबर होगा भाई, ये sin IC के बराबर होगा। तो हमने कहा देखो V1 के अगर हम sin IC से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 sin IC बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, V2 हो जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ रहा है आपका करेक्ट आंसर। बाकी आप विद ट्रिक आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है, कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। अच्छा चलो मैं नंबरिंग डालते हुए चलता हूं क्वेश्चन में ना, ताकि आप लोगों को आंसर करना तो आप नंबरिंग के साथ आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, नंबरिंग डाल देता हूं मैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है, क्या है भाई, आपतित है, कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। कांच और वायु पृष्ठ का क्या होगा, क्रांतिक कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्रांतिक कोण आपको ज्ञात करना है, कांच और वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण। देखो इस बिंदु पर यहां पे क्रांतिक कोण कितने डिग्री का है ये आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे क्रांतिक कोण कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से देखिए, कांच के लिए क्या होता है, क्रांतिक कोण का जो मान होता है बेटा वो 41.14 होता है, 41.14 डिग्री होता है। ठीक, कांच का क्रांतिक कोण किसके लिए भाई, कांच के लिए।
ठीक, ये होता है। बाकी यहाँ पे जो आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 है भाई, ये 90 डिग्री है, ये आपका 45 हो जाएगा, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, बाकी ये भी 45 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपतन कोण आई जो है वो कितना है भाई, आई जो है वो आपका 45 डिग्री है, बट आई जो है बेटा वो ग्रेटर होता है किससे, आईसी से। तो इसका मतलब 45 इज ग्रेटर देन आईसी, मतलब आईसी जो है वो 45 से क्या होगा भाई, लेस होना चाहिए। आईसी जो है वो 45 से क्या होना चाहिए भाई, लेस होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 45 डिग्री से कम। क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्रांतिक कोण जो है वो 45 डिग्री से क्या होगा भाई, कम होगा। अगर 45 डिग्री से ज्यादा होता तो प्रकाश यहाँ पे अपवर्तित नहीं हो, सॉरी TIR नहीं होता, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता। इस स्थिति में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता। ठीक है ना, क्लियर है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा। जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है उनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए भाई, जिन बच्चों ने सही आंसर दिया उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। देखो कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, म्यू डब्ल्यू दे रखा है भाई कितना 4/3, म्यू जी बराबर कितना दे रखा है आपका 5/3। कांच का अपवर्तनांक 5/3 नहीं होता है, ये आपका अच्छा 5/3 दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो 3/2 होता है, 5/3 दे रखा है तो कोई बात नहीं। चलो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे बेटा, यस जल्दी से बताएंगे। तो देखो जल, कांच का जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। तो म्यू जी कितना भाई, तो म्यू जी हो गया 5/3 बटा जल का अपवर्तनांक कितना भाई 4/3, अरे यार 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाए 5/4, क्या जाएगा भाई 5/4 हो जाएगा, 5/4। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक निकालना था जल के सापेक्ष, तो सिंपली हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे सही आंसर देंगे भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, सही आंसर देंगे बेटा इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यस जल्दी से बताएंगे बेटा। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट अपवर्तनांक का क्या निकालना है, यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला यूज करना है जस्ट आपको। यहां पे क्या होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू इज इक्वल टू C/V, तो V इज इक्वल टू आपको यूज करना C/म्यू, तो 3 × 10⁸ बटा 1.5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे क्या जाएगा बेटा V हो जाएगा, V बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध है। आहा भाई कितना सुंदर सा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना सिंपल सा, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। रे ऑप्टिक्स में इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है भैया, नहीं हो सकता है रे ऑप्टिक्स में इससे सिंपल क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बच्चे सही आंसर देंगे उनको मिलेगा एक आईफोन गिफ्ट, एक आईफोन गिफ्ट करेंगे। जल्दी से बताओ भाई। यस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा F इज इक्वल टू R/2। जो फोकस दूरी है वो रेडियस का हाफ होता है। किसका हाफ होता है भाई? रेडियस का हाफ होता है। तो R इज इक्वल टू F/2, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये 7th नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सा क्वेश्चन है भाई? 7th नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। क्या कह रहे हैं? 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2016 और 2017 में क्वेश्चंस आया हुआ है, क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, 16 में भी आया, क्वेश्चन 17 में भी आया है। देखो 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो इसकी कुल क्षमता जो है वो हो जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस का 2 बराबर कितना आएगा बेटा? 2 प्लस का। तो फोकस दूरी क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 1/p या 100/p, तो 100/2 प्लस का है तो ये 50 आ जाएगा। तो कितना आएगा? प्लस का 50 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? प्लस का 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 50 इज द करेक्ट आंसर। 50 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आर वक्रता त्रिज्या तथा N1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या तथा N2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्र अनुसार रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता है। अच्छा, चित्र नहीं दे रखा इस क्वेश्चन का। अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस आर वक्रता त्रिज्या तथा N2 अपवर्तनांक वाले समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्र अनुसार। चित्र नहीं दे रखा क्वेश्चन में, दे नहीं रखा, बनाया नहीं चित्र, पता नहीं क्या है चित्र इसका। मे भी शायद इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, समतल अवतल लेंस ऐसे हो सकता है, इसके अलावा कैसे होगा? चलो छोड़ो इसको, शायद 0 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? 0 आएगा, या अपनी N1 N2 है ना। अब क्योंकि डायग्राम दे नहीं रखा है क्वेश्चन में तो नहीं पता क्या होगा इसका आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम व न्यूनतम होगा? 2019, 22, 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2025 में भी क्वेश्चन आपका रिपीट होगा भाई, डेफिनेटली 101% मैं बता रहा हूं बेटा। 2025 में क्वेश्चन रिपीट होगा, लिख के लीजिए मेरे से, और इस क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। एक ट्रिक इसमें आपको बस यूज करना है। एक ट्रिक अगर आप इस क्वेश्चन में यूज करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर में ये जो वॉयलेट है बेटा, इसको वॉयलेट बोलते हैं। वॉयलेट होता है वैगनी। कौन सा कलर है भाई? वैगनी कलर है। आर जो है वो आपका होता है रेड, लाल। तो इसका विचलन मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, और इसका विचलन जो है बेटा मिनिमम होता है, कम होता है। तो कम विचलन किसका होगा भाई? बैगनी कलर का होगा। और अधिकतम विचलन किसका होगा भाई? लाल कलर का होगा। सबसे पहले अधिकतम है, फिर न्यूनतम है। तो लाल और बैगनी कलर का जो होगा पेयर, ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन फर्स्ट आंसर दिया है बेटा वो करेक्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन में टिक किया है बेटा वो सही है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट बेटा, इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट सेक्शन को ओपन करिए, उसमें आंसर टाइप करते चलिए। आप देखिए आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आप काउंट करिएगा बाद में कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया, आपकी प्रिपरेशंस कितनी है, क्योंकि पूरा साल आपने पढ़ लिया है। नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत लास्ट में आपने पढ़ा ही होगा। तो आप देखिए आपने कितना पढ़ा है, आपकी प्रिपरेशंस कितनी है, आपको किस टॉपिक पे मेहनत करनी है, किस टॉपिक पे आपका हाथ सही चल रहा है।
ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्वेश्चन का आंसर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप का टॉपिक कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन में 11 का आंसर करेंगे। एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होगा। एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होगा। तंतु के पदार्थ से अधिक, तंतु के पदार्थ से कम, तंतु के पदार्थ के बराबर, तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। तंतु क्या होता है यहां पे? प्रकाशिक तंतु क्या होता है भाई? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर क्या है भाई? ये बेसिकली यूज किया जाता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को भेजने के लिए। टीआईआर के थ्रू इसके अंदर क्या होता है? सिग्नल आपका ट्रांसमिट होता है, टीआईआर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। तो इसके अंदर जो कोर मटेरियल होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कोर मटेरियल हम इसको बोलते हैं, और इसके बाहर आपका क्लैडिंग लगा होता है, एक हल्की सी लेयर और चढ़ी होती है, इसको क्लैडिंग बोलते हैं। तो इसके बाहर वाला जो मटेरियल होता है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और n1 हमेशा ग्रेटर होता है बेटा n2 से। n1 जो है वो हमेशा n2 से ग्रेटर होता है। इसका मतलब बाहरी जो ऊपर जो लेप की गई तह है उसका अपवर्तनांक प्रकाशिक तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, और थोड़ा कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, तंतु के पदार्थ से कम होता है, तंतु के पदार्थ से कम होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर टिक किया है वो हमारे सही है, उनका आंसर सही है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को बेटा कि आप लोग इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत से आप वीडियोस देख रहे हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा अभी तक, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बेटा जल्दी से। देखिए नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? अभी बताया था मैंने, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन में 11 में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में 12 में आपसे ये पूछा कौन सा गुण है प्रकाश का, कौन सा फिनोमेना यहां पे यूज होता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विचलन, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, ये सारे ऑप्शन दे रखे। इसमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है आपका, जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आपको आंसर करना है। यस, यू कैन डू इट भाई, यू कैन डू इट। अभी बताया था मैंने आपको, टीआईआर बताया था। क्या बताया था भाई? टीआईआर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टीआईआर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है आपका, अपवर्तनांक सूचकांक वाले गोलीय कोश की सतह से उसके फोकस अक्ष की दूरियां f1 तथा f2 है, इसके बीच संबंध है, इसके बीच संबंध है। अपवर्तन सूचकांक वाले गोलीय कोश की सतह से उसके फोकस अक्ष की दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 है, और उनके बीच संबंध क्या है? इनके बीच क्या संबंध है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 2008 और 2020 में क्वेश्चन, सॉरी 2018 और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताएंगे। यस, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं भैया, जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से सही करेंगे, कौन सा आंसर सही है इसमें? ठीक है, F1 और F2 में संबंध बताना डायरेक्टली फॉर्मूला है, F1 F2 में संबंध बताना भाई डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। F2 इज इक्वल टू NF1, F2 इज इक्वल टू NF1, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे बेटा। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है, अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है। देखो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना भाई 10 है। आवर्धन क्षमता कितना भाई 10 है। नेत्रिका की फोकस दूरी आपका 20 है, तो आपको अविदृश्य की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अविदृश्य की फोकस दूरी क्या करना भाई ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएंगे, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू FO डिवाइड बाय FE। क्या होता है भाई FO डिवाइडेड बाय FE, तो M आपका हो गया 10, FO आपको निकालना है, FE आपका कितना हो गया भाई, नेत्रिका क्या हो गया 20, तो FO हो जाएगा 20 गुणा 10, तो ये आपका जाएगा 200 सेंटीमीटर। कितना जाएगा भाई 200 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 200 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 200 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल। जस्ट आपको क्या करना है बेटा, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू FO डिवाइडेड बाय FE यूज कर लेना है। इसी का यूज करके आपको जस्ट क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दर्शाए गए चित्र के अनुसार F फोकस दूरी वाले लेंस की द्वितीय फोकस की प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी x2 का मान है। ठीक, यहां से इसके प्रतिबिंब यहां पे बना हुआ है, इस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो ये x2 का मान आपसे पूछ रहा है। वस्तु कहां पर है, वस्तु यहां पर, यहां से x1 दूरी पर है। कहां पर भाई x1 दूरी पर है। तो आपसे पूछा है प्रतिबिंब, फोकस से प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी x2 का मान होगा x2 इज इक्वल टू fx1, x2 इज इक्वल टू 4f माइनस x1, f2 इज इक्वल टू माइनस f स्क्वायर x1 और x2 इज इक्वल टू 2f माइनस x1। ठीक, डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है बेटा, न्यूटन्स फॉर्मूला में इसको बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। x2 इज इक्वल टू व्हाट, ये x1 डिस्टेंस दे रखा है, ये x2 डिस्टेंस दे रखा है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा बेटा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। x2 इज इक्वल टू 2f माइनस x1, x2 इज इक्वल टू 2f माइनस x1। ठीक, ये जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है। कहां भाई, वायु से किस में जाती है भाई, जल में जाती है, जल में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा बेटा, वो आपको बताना है। वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, ये 4 फैक्टर्स है, कौन सा चेंज नहीं होगा। देखो वायु से जल में जा रहा है भाई, वायु से किस में जा रहा है भाई, जल में जा रहा है, तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। प्रकाश का क्या होगा भाई, अपवर्तन होगा। अच्छा, प्रकाश का अगर अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो उसकी आवृत्ति, क्या अपरिवर्तित रहता है भाई, आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आप याद करिएगा बेटा, याद रखिएगा, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन की स्थिति में जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहता है, फ्रीक्वेंसी कभी आपका चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन है, 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, तो आपतन कोण का मान होगा, आपतन कोण का मान होगा। 2020 में क्वेश्चंस आया हुआ है, 2020 में क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो आपसे पूछा आपतन कोण का आधा रह जाता है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। यस, तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो आपका अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण का आधा रहता है। आपतन कोण का मतलब भाई क्या, भाई आर आई। अपवर्तन कोण का मतलब भाई आर होता है, तो इसका मतलब आर जो है वो आई का भाई आधा है। क्या भाई, आई का जो है वो आधा है, का आधा रह जाता है ना, तो इसका मतलब आई जो है वो क्या हो जाएगा भाई, आई इज इक्वल टू 2r। अच्छा स्नेल्स लॉ लगाइए, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा बेटा स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर। ओ हो सर बहुत सुंदर, हमने कहा साइन आई क्या हो जाएगा भाई, साइन आई हो जाएगा साइन 2r डिवाइडेड बाय साइन आर। ओ हो सर, देखो साइन 2r का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, तो साइन 2r का फॉर्मूला होगा 2 साइन आर इंटू कॉस आर डिवाइडेड बाय साइन आर। ओहो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, एन इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो एन बाई टू बराबर क्या हो जाएगा बेटा कॉस आर। तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एन बाई टू। ठीक, तो ये हमारा हो गया आर, दैट इज कॉस इनवर्स एन बाई टू, कॉस इनवर्स एन बाई टू। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है बेटा, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सेकंड आंसर किया है वो करेक्ट है। ठीक है, आप सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक, किस बच्चे ने कितना सही आंसर दिया कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब तक ऑलरेडी हम 17 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, 17 में से किसके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिएगा बेटा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए 17 क्वेश्चन में से किसके कितने सही है। किसी के 10 क्वेश्चन सही होंगे, किसी के 15 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 1 होंगे, लिखिए आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है बेटा 4/3। 2020 में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, जल में इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा मुझे कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे तो पता है कौन सा ऑप्शन सही है, अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा 6000, 5800, 4800, 5000। बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, तो अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें यहां पे, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। देखो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपका है 6400 एंगस्ट्रॉम, 6400 एंगस्ट्रॉम, वैक्यूम में है, निर्वात में है, लैम्डा वी आपका दे रखा है 6400 एंगस्ट्रॉम। ओह सर, अपवर्तनांक एन बराबर कितना दे रखा है 4/3, वैसे 4800 इसका आंसर सही होगा, चेक करते हैं। देखो एन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज लैम्डा वी डिवाइड बाय लैम्डा मीडियम। तो लैम्डा मीडियम क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा वी बाय एन, एन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6400 बटा 4/3, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 16, 16 × 48, तो कितना आएगा ये 4800 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितना आएगा 4800 एंगस्ट्रॉम, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन बच्चों ने 3rd ऑप्शन करेक्ट किया है वो सही है, एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कागज के शीट पर एक स्याही का धब्बा है, स्याही का क्या है भाई धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटी 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया जाता है, धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। धब्बे के प्रतिबिंब का जो विस्थापन है वो कितना विस्थापन होगा, मतलब उसकी जो हाइट है, जो एपेरेंट डेप्थ होगा वो कितना होगा वो आपको बता, सॉरी हाँ एपेरेंट डेप्थ आपको निकालना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा जो है 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रखा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4 ऑप्शंस आपके पास है, 1, 2, 1.5 एंड 2.5। जल्दी से बताइए बेटा। ठीक, देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो n इज इक्वल टू हम यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ, HR डिवाइड बाय HA
रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ आपको दे रखा है, आपके पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एपेरेंट डेप्थ आपको निकालना है, एच ए हाइट या डेप्थ बोल लो, तो ये एच आर डिवाइड बाय एन, तो एच आर कितना भाई 6/1.5, 0 काट दो तो कितना आएगा भाई 4 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर से हमें कितना दिखेगा भाई 4 सेंटीमीटर दिखेगा, तो नीचे से कितना विस्थापित हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, एक कांच का ये गुटका है 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे कागज डब्बा है, वो हमें यहाँ ना देखकर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखेगा, तो यहाँ से ये कितना विस्थापित हुआ है, तो 6 - 4 बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना विस्थापित हुआ भाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का क्या होगा बेटा विस्थापन होगा, 2 सेंटीमीटर का विस्थापन होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो तरंगदैर्ध्य तथा ना ही तरंगदैर्ध्य बदलती है, ना तो तरंगदैर्ध्य ना ही तरंगदैर्ध्य, क्या मतलब तरंगदैर्ध्य नहीं होगा, यहां पे आवृत्ति होगा। क्या होगा भाई, ये आवृत्ति होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तरंगदैर्ध्य के पदों में फॉर्मूला लिखा था, उसी की बेसिस पे इस क्वेश्चन को क्या करना आपको आंसर करना है। बताइए मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन इसका सही होगा, सही ऑप्शन बताइए जल्दी से। यस, तो n इज इक्वल टू क्या होता है भाई, n इज इक्वल टू होता है लैम्डा v डिवाइडेड बाय लैम्डा m, तो लैम्डा m इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा v डिवाइडेड बाय n, लैम्डा v डिवाइडेड बाय n। इट मींस वैक्यूम में जो तरंगदैर्ध्य होगा वो कम हो जाएगा जब लाइट किस में एंटर करेगा, माध्यम में प्रवेश करेगा, तो माध्यम में जो है प्रकाश के जो तरंगदैर्ध्य है वो n गुना कम हो जाएगा, n गुना कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा बेटा, तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है और आवृत्ति नियत रहती है और चाल n गुना कम हो जाता है भाई, चाल भी क्या होगा भाई n गुना कम हो जाएगा। ओह सर बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आंसर करेंगे सभी बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे भाई इस क्वेश्चन का, 21 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या कह रहे हैं, यदि उत्तल लेंस के लाल एवं वैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी क्रमशः FR तथा FB हो तब आपके पास 4 रिलेशन है, FR इज प्रोपोर्शनल टू FB, FR इज लेस देन FB, FR इज लेस देन FB, ये ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे एक ग्रेटर देन का सिंबल ले लेते हैं, FR इज ग्रेटर देन FB एंड FB इज ग्रेटर देन इक्वल टू FR, टू FR। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, चारों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे बेस्ड था, सेम इसी टॉपिक पे, सेम यही क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, सेम यही क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप याद करो, इस वीडियो का सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसी पे था कि किस प्रकाश के लिए, किस कलर के लिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिकतम होगा, हमने आंसर किया था। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने एक रिलेशंस, उसी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक रिलेशंस ड्राइव किया था कि f इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मींस लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। तो रेड के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ भी सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब FR जो है वो ग्रेटर होगा FV से। अगर ये कोई ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, FR इज ग्रेटर देन FV। रेड की जो फोकल लेंथ है वो वॉलेट से ज्यादा है, रेड की फोकल लेंथ जो है वो वॉलेट से क्या है भाई ज्यादा है। ओहो सर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, F फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। ठीक, F फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। एक
उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है। एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 2f है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो बताइए, चार ऑप्शंस, माइनस का 2f, सेकेंड ऑप्शन प्लस का 2f, थर्ड ऑप्शन प्लस का 3f, फोर्थ ऑप्शन प्लस का 2f/3, प्लस का 2f/3। ये चार ऑप्शंस आपके पास है, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र याद करके आप जस्ट फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करिए इस क्वेश्चन में, आपका आंसर निकल जाएगा भाई, आंसर निकल जाएगा। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला शीट अभी तक डाउनलोड नहीं करा बेटा, प्लेलिस्ट पे एक वीडियो है, प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे, फिजिक्स का क्लास 12 का एक प्लेलिस्ट उसमें हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में अगर हम देखेंगे बेटा, एक आपको उसमें वीडियो मिलेगा, ऑल चैप्टर फॉर्मूलाज, चैप्टर वाइज जो है फॉर्मूलाज है, चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जाइए और वहां से डाउनलोड करिएगा फॉर्मूला शीट डाउनलोड करिए, सारे फॉर्मूलाज याद करिए। फॉर्मूला याद होता है बेटा, फिजिक्स जो है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद होते हैं तो करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 2 महीने बचे हैं पेपर के, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। बट पढ़ लेंगे सर 2-4 दिन में, कुछ नहीं होता 2-4 दिन में, ठीक है। 2 महीने बचे हैं, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए फिजिक्स के, और एटलीस्ट कम से कम सारे फॉर्मूले जो है सही ढंग से याद कर लीजिए। डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा, ठीक। इसलिए याद करिए बेटा। क्या होता है संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, तो f1 को ले लेते हैं 1/f, f इक्विवेलेंट ले लेते हैं इसको, ठीक है। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 2f है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है बेटा माइनस में, तो 1/f माइनस 1/2f, 1/f माइनस 1/2f। ओहो बहुत बढ़िया। देखो 2f इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा, f से इसको डिवाइड करेंगे f, 2f से इसको डिवाइड करेंगे तो सॉरी f से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये 1/2f। तो f इक्विवेलेंट जो है, f इक्विवेलेंट जो है ये आपका जाएगा 2f प्लस का, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्लस का 2f इज द करेक्ट आंसर, प्लस 2f इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। 3 प्रिज्मों का अपवर्तनांक कोण 15 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः, अपवर्तक कोण जो है वो 15 डिग्री है, परंतु उसके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5, 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः del1, del2, del3 प्राप्त हो, तब आपको ये 4 रिलेशंस दे रखा है, इन 4 रिलेशंस में से आपको सही रिलेशन चूज करना है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक लेवल का क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में एक लेवल का क्वेश्चन, मतलब एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, तो डेल इज इक्वल टू बेटा व्हाट, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक। तो डेल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, डेल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू मींस अगर म्यू ज्यादा होगा तो डेल का वैल्यू ज्यादा होगा, म्यू कम होगा तो डेल का वैल्यू कम होगा। तो देखिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है भाई, थर्ड पाले का है, तो del 3 का वैल्यू सबसे कम होगा, इसके बाद 1.5, इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो del 2 का आएगा, इसके बाद 1.6 आएगा, मतलब del 1 मीन्स del 1 ग्रेटर होगा, del 2 उससे कम होगा, del 3 उससे ज्यादा होगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आता है, ऑप्शन नंबर ए, del 1 इज ग्रेटर देन del 2, del 2 इज ग्रेटर देन del 3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना भाई, 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होगी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होगी। देखो सिंपल सा, अभी एक फॉर्मूला हमने लिखा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, लेंस के प्रथम फोकस से,
लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रथम फोकस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब x1 का वैल्यू जो है वो आपका दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक। और द्वितीय फोकस इसकी प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना है, x2 निकालना है। एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2f, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2f, इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो x2 क्या आ जाएगा बेटा 2f, f कितना भाई 10 माइनस का 5, तो 20 माइनस का 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भाई 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी 2023 में क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो 15 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है क्वेश्चन, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तनांक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। अपवर्तन कोण और विचलन कोण का मान क्या है, समान है, ठीक। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक आपको निकालना है। करिए क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे, 2 मिनट का टाइम ब्रेक लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जल्दी से। यस जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। बाकी अगर आप लोगों को पानी वानी पीना है पानी पी लीजिए, है ना, जल्दी से। यस अपवर्तक कोण और विचलन कोण का मान समान है। अपवर्तक कोण का मतलब हो गया एंगल ए, विचलन कोण का मतलब हो गया डेल, विचलन कोण का मतलब क्या हो गया डेल। तो ए और डेल बराबर है, ए और डेल बराबर है, तो आपको बताना है म्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू का वैल्यू क्या होगा। अभी रात के बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, रात के अभी बज रहे हैं 12:30, रात के 12:30 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के प्रिपरेशंस बंद ना हो, ताकि आप लोगों के प्रिपरेशन चलता रहे भाई, ठीक है। तो आप कितनी बजे इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कितने बच्चे किस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा कि आप कितने बजे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रात के 12:30 बज चुके हैं, अभी आधे घंटे का वीडियो और शूट होगा, मतलब 1 बज जाएंगे मुझे वीडियो शूट करते करते, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक अभी समाप्त करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डेल के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होगा, डेल किसके लिए, डेल, डेल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल और ए आपस में बराबर है, तो डेल से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो म्यू इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो म्यू का जो मान आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो 2 आएगा, म्यू का मान कितना आएगा 2। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पढ़िए क्वेश्चन। 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है। कैसा लेंस बना है भाई, उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस क्या होता है, द्विउत्तल लेंस बोलते हैं उसको, जिसके दोनों पृष्ठ जो है वो तलाकार होते हैं, ऐसे लेंसेज को उभयोत्तल लेंस कहते हैं। जिसकी दोनों सतह उत्तल है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि जिसकी दोनों सतह क्या भाई उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो यह कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा, एक अभिसारी लेंस की तरह, एक अपसारी लेंस की तरह, एक आयताकार गुटके की तरह, एक प्रिज्म की तरह। 4 ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड भी कह सकते हैं हम एक तरीके से, या बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट बेस्ड। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। यस मैं सही आंसर का वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं बेटा, देखो अगर लेंस का अपवर्तनांक किसके बराबर है,
वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, बता देता हूं यहां पे, याद करिएगा। ठीक, तो लेंस जो है वो क्या बन जाएगा, लेंस एक शीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शीट, ग्लास शीट बन जाएगा वो, मतलब उससे अब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे प्रकाश निकल जाएगा। दूसरा कंडीशंस बेटा मैं ये बता दूं आपको कि अगर Ng इज ग्रेटर देन है NL, Ng जो है वो NL है, तो नो चेंज, नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उत्तल लेंस है तो वो उत्तल के जैसा काम करेगा, अगर अवतल लेंस है वो अवतल के जैसा काम करेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और थर्ड कंडीशन, अगर Ng जो है वो लेस है NL से, तो प्रकृति चेंज हो जाएगा। उत्तल अगर है तो अवतल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर अवतल है तो वो उत्तल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशंस है, याद करिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस पे बन जाते हैं। ठीक, तो Ng इज लेस देन अगर NL है तो उत्तल लेंस जो है वो किसका काम करेगा, अवतल लेंस का काम करेगा, और अवतल लेंस जो है वो किसका काम करेगा, वो उत्तल लेंस का काम करेगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा देखो भाई ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस क्या होगा भाई, अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है लेंस का, और द्रव का कितना है, 1.33 है, तो 1.2 इज लेस देन 1.33, मींस Ng ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो ये वाला कंडीशन आ जाता है कि उत्तल जो है वो अवतल का काम करेगा। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं बेटा, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अपसारी लेंस बोला जाता है। तो ये एक उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा कि एक अपसारी लेंस की तरह क्या कर रहा है भाई, एक बिहेव कर रहा है, अपसारी लेंस की तरह ये कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसी पे बेस्ड, देखिए ये वाला क्वेश्चंस भी सेम जो मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम का और N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और N1 जो है वो ग्रेटर है N2 से, N1 जो है ग्रेटर है N2 से। देखो N1 एक माध्यम का अपवर्तनांक, ये आपका किसका अपवर्तनांक है भाई, लेंस का अपवर्तनांक है। ठीक, मींस ये हो गया हमारा NL greater than Ng, NL is greater than Ng, it means nature change होगा। तो यहां पे कौन सा लेंस दे रखा भाई, ये अवतल लेंस दे रखा है, तो अवतल लेंस किसका काम करेगा, अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस का काम करेगा, और उत्तल लेंस जो है वो आपका अभिसारी होता है, कन्वर्जिंग होता है, वो कन्वर्ज करता है, वो किरण को मुख्य फोकस की तरफ मोड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखो एक प्रकाश की किरण आया समांतर, ये इसको कहां से पास कर देगा, इसके फोकस से पास कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि ये अवतल लेंस के जैसा काम नहीं करेगा, ये अब उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। और उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है भाई, अगर एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर है तो ये कहां से पास होता है, इसके फोकस से, इस तरीके से करता है ना, तो यहाँ पे उत्तल लेंस भी इसी तरीके से क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, इसमें कौन सी फोकस दूरी है। ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला में सदैव प्रथम, सदैव द्वितीय, प्रथम या द्वितीय कोई भी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सी फोकस दूरी इसमें यूज होता है, प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। ठीक, प्रथम या द्वितीय कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए बेटा। यस, तो इसका जो आंसर होगा बेटा, ये सदैव द्वितीय फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, द्वितीय फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, द्वितीय फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड बोला है वो सही है। ठीक है,
नेक्स्ट, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। देखो तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है तो R क्या हो जाएगा भाई, R हो जाएगा आपका √I1 अपॉन I2, तो ये √16/9 दैट इज 4/3, R का वैल्यू 4/3। तो देखो Imax अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज R+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R-1 का होल स्क्वायर, R-1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो का फॉर्मूला होता है। R का वैल्यू 4/3 है तो आपका जब 4/3 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4/3 - 1 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 4 एकम 4 और 3 7, 7/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आएगा 1/3 का स्क्वायर, तो वो 3 से 3 कैंसिल हो, दोनों ही स्क्वायर में 3 से 3 कैंसिल हो, तो 7/1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49:1। कितना आएगा 49:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही है, 49:1 है। क्या भाई 49:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप देखें तो क्वेश्चन सिंपल है, आपके पास 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। वही क्वेश्चन है, निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका मतलब प्रकाश का क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अगर प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो क्या अपरिवर्तित रहेगा भाई, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, रिपीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, एक पोलराइड की पारदर्शी प्लेट उसी प्रकार की एक अन्य प्लेट पर इस प्रकार रखी है कि इनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। प्लेट के इस युग्म में से एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, एक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। निर्गत प्रकाश तथा आपतित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का अनुपात होगा 1:4, 1:3, 3:4, 3:8। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे बेटा। यस, 1:4, 1:4, 1:3, 3:4, 3:8। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो 1:3 होगा। कितना होगा, 1:3। निर्गत प्रकाश और आपतित प्रकाश के तीव्रता का जो अनुपात होगा बेटा 1:3 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, दो प्रकाश तरंगों के समीकरण है, दो प्रकाश तरंगों का समीकरण है। y1 = 8 cos ω2, y2 = 6 cos ω t प्लस थीटा, 6 cos ω t प्लस थीटा। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रता का अनुपात होगा। जब ये आपस में क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे, तो इनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग जो मिलेगा उनकी मैक्सिमा और मिनिमा का अनुपात आपको निकालना है। सिंपली देखिए, ये जो 8 है बेटा ये a1 का वैल्यू है, a1 = 8। ये जो 6 है बेटा ये a2 है, a2 = 6। तो फॉर्मूला होता है बेटा Imax by I minimum, Imax by I minimum that is a1 + a2 डिवाइड बाय a1 - a2 का होल स्क्वायर। देखो 6 + 8, तो इसका आंसर कितना आएगा, 49:1 आएगा इसका आंसर, क्योंकि Imax अपॉन I minimum = a1 + a2 डिवाइड बाय a1 - a2 का होल स्क्वायर।
a1 प्लस a2 6 प्लस 8 14 और 8 माइनस 6 इज अपॉन 2, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49:1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड आपका करेक्ट है, 49:1 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं किसके, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति जो है वो कौन सी घटना दर्शाती है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति कौन दर्शाता है भाई? ये दर्शाता है पर ध्रुवण, पोलराइजेशन। ये जो पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन एक ऐसी घटना है जो ये बताता है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का है। नहीं तो जो हाइगेंस है, हाइगेंस ने ये माना था कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य है, साउंड के जैसे, बट ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिसने ये बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध व्यक्त होता है। P और ध्रुवण कोण P और क्रांतिक कोण C में क्या संबंध होता है भाई? तो उसमें संबंध जो होता है वो होता है tan P इज इक्वल टू cos C, tan P इज इक्वल टू cos C। यही रिलेशन होता है ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में संबंध का। ओहो सर, ओहो सॉरी, tan P इज इक्वल टू, tan P इज इक्वल टू ब्रूस्टर का नियम यूज करेंगे और उसका मैलस का नियम यूज करेंगे, नहीं सॉरी कॉस नहीं, सेक होता है, सेक होता है। इसका आंसर फर्स्ट होगा बेटा, क्या होगा? फर्स्ट। tan P इज इक्वल टू cosec C, tan P इज इक्वल टू कहते हैं cosec C इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बेटा। ये रिलेशन है, सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला है, ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में संबंध का ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, एक फोटोन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी कितना, ये निकालना है। तो गतिज ऊर्जा के लिए बेटा फॉर्मूला था K इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन, इसको एच न्यू माइनस 5 भी लिख सकते हैं। 5 हमारे का तो कार्यफलन होता है। तो आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितना भी 3.4, वर्क फंक्शन कितना है 2, तो 3.4 में से 2 घटाएंगे तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा भाई? 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव जो है वो किस पे निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, सेकंड ऑप्शन है आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर, नेक्स्ट केवल कैथोड के पदार्थ पर, और फोर्थ है केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है। ये वन शॉट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया बेटा। ड्यूअल नेचर वाला जो चैप्टर है, विकिरण तथा द्रव्य की जो दैत्य प्रकृति है, द्वैत प्रकृति जो है, उसमें हमने बेटा इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जाइए और जाके वन शॉट वीडियो को जरूर देखिए बेटा। वन शॉट वीडियो को देखेंगे, 2 या 2.5 घंटे का वीडियो है शायद इसमें, जिसमें हमने पूरा चैप्टर कवर किया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक पॉइंट हमने उसमें एक्सप्लेन किया आप लोगों को। तो अब जाइए जाके उन वीडियोस को देखिए बेटा। वन शॉट वीडियोस जितने भी है चैनल पे पड़े हैं उन सारे वन शॉट वीडियोस को देखेंगे तो बेटा आपका रिवीजन भी हो जाएगा बहुत फास्ट। ठीक है, 2x पे देख लीजिएगा या 1.5x पे देख लीजिएगा, तो सारा रिवीजन हो जाएगा आपका वन शॉट वीडियो से। ठीक, तो आप मुश्किल से हफ्ते भर में आप पूरा फिजिक्स जो है एक बार अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है,
तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ये केवल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है। किस पे निर्भर है भाई? ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है, तो केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37। क्या कह रहा है भाई? V वोल्ट से त्वरित होकर एक इलेक्ट्रॉन V चाल से एक लक्ष्य से टकराता है। 2 वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी, है ना? V वोल्ट से त्वरित होकर एक इलेक्ट्रॉन, जब V वोल्ट नहीं 1 वोल्ट होगा शायद। कितना वोल्ट होगा भाई? 1 वोल्ट होगा। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट देना बेटा, शायद हो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, V वोल्ट ही है, 2V वोल्ट है ये 2V वोल्ट है। मुझे पढ़ने में क्वेश्चन में डाउट हुआ है। तो V वोल्ट से त्वरित होकर एक इलेक्ट्रॉन V चाल से एक लक्ष्य से टकराता है। 2 V वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। सिंपल देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? K इज इक्वल टू E इंटू वी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी, है ना? ये केस फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड केस में 1/2 m v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू 2v। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिएगा, 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, EV से EV कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2v स्क्वायर। तो v डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 2v स्क्वायर, तो दैट इज रूट 2v। तो v डैश जो है वो क्या आ जाएगा बेटा? रूट 2v हो जाएगा। क्या जाएगा? रूट 2v हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। रूट 2v इज द करेक्ट आंसर। रूट 2v इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। देखो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ इस तरीके से होता है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका V हो गया, या V0 हो गया। ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ आता है। क्या था? स्ट्रेट ग्राफ आता है। और ये जो स्ट्रेट ग्राफ की जो ढाल है m, इसकी ढाल जो m है वो h/e के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये h/e के बराबर होता है। h/e के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकंड सही होता है बेटा। ऑप्शन सेकंड h/e। और दूसरी चीज मैं बता दूं बेटा, अगर इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट निकालेंगे, ये c होता है बेटा, ये होता है w/e वर्क फंक्शन। तो यहां से हम वर्क फंक्शन निकालते हैं w, दैट इज c इंटू ई से। c इंटू किससे निकालेंगे? e से निकालेंगे। तो w इज इक्वल टू c इंटू ई, c इंटू ई। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, नहीं करती है। निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। 4 ऑप्शंस आपके पास है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। ठीक, देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है बेटा? h/p। h/p को क्या लिख सकते हैं? h/p होता है बेटा m इंटू वी। हम इसको और क्या लिख सकते हैं? h/√2m के भी लिख सकते हैं। इसको हम h/√2
2MEV भी लिख सकते हैं। ठीक, ये सारे फॉर्मूलेज हम डी ब्रॉगली के लिए लिख सकते हैं। आप भी लिख लीजिए कहीं एक कोने में, कभी भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन साहब कर सकते हैं। यहाँ पे वी पोटेंशियल है, वी क्या भाई, पोटेंशियल है। देखो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। ठीक, वेग पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। संवेग पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आवेश पे निर्भर नहीं करता डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव जो है वो आपको किस पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान, वेग और संवेग पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हमारे पास करीब 44 क्वेश्चन और बचेंगे हमारे पास, 44 क्वेश्चन हमारे पास बचेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। कौन से पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन है 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है, इससे संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगी। इससे संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगी। क्या होगी भाई, देखो सबसे पहले द्रव्यमान क्या, m बराबर कितना, 100 ग्राम बराबर 0.1 kg, मीटर में बदल देंगे, सॉरी kg में बदल देंगे। v बराबर कितना भाई, 30 मीटर पर सेकेंड, तो mv कितना जाएगा, 0.1 इंटू 30, सॉरी 0.1 इंटू 30, तो ये कितना आएगा भाई, 3 आ जाएगा kg मीटर सेकेंड। ये संवेग हो गया हमारा, kg मीटर सेकेंड। क्या हो गया भैया, ये संवेग हो गया p। क्या हो गया, संवेग हो गया p। ठीक है, ओहो बहुत बढ़िया। तो नाउ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। h अपॉन p, h आपका हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.3, 3 टू 6, 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। ये जो ऑप्शन आपका थर्ड है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट होएगा यहाँ पे आंसर। 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रहा है। ठीक, अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आए ना बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। टारगेट है इस वीडियो का 1000 लाइक का बेटा, है ना, 1000 लाइक, 100 शेयर एंड 300 कमेंट। ठीक, आप इतना कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 4 आपके लिए अपलोड हो जाएगा। जितना जल्दी आप ये टारगेट कंप्लीट करेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए पार्ट 4 क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे बेटा कंटिन्यूसली आप उनको रेगुलरली वॉच करिए, देखिए, और सारे वीडियो, पूरा वीडियो देखा करिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, चलिए एंड बाय बाय।